सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का देश, इतने बड़े देश को सही ढंग से चलाने के लिए एक बहुत ही मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है ना। और वो सिस्टम है हमारा कानूनी ढांचा। आज हम इसी ढांचे की बुनियाद को, इसके सबसे जरूरी स्तंभों को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी ढांचा आखिर बनता कैसे है। ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म और इतनी विविधता हो। तो चलिए देखते हैं कि भारत का कानूनी ढांचा इस चुनौती से कैसे निपटता है। अपने इस सफर में हम 4 मेन पिलर्स यानी 4 मुख्य स्तंभों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले संवैधानिक आधार, फिर देखेंगे न्याय के 2 अलग अलग चेहरे। इसके बाद समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है, और आखिर में बात करेंगे उन बुनियादी कानूनी सिद्धांतों की जो इस पूरे ढांचे को थामे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर पूरी कानूनी इमारत टिकी है, और वो है हमारा संविधान। इसे ऐसे समझिए कि ये वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिससे देश के बाकी सभी कानूनों को दिशा और ताकत मिलती है। अब देखिए, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है ना, ये कोई एक रात में नहीं बन गया। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1860 में जब अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट बनाया, फिर 1872 में आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और फिर आया सबसे बड़ा मोड़ 1950 में जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ। और यह सिस्टम रुका नहीं, बल्कि वक्त के साथ विकसित होता रहा। जैसे 1976 में इसमें धर्मनिरपेक्ष जैसा जरूरी शब्द भी जोड़ा गया। यहां एक बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल आइडिया सामने आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक लाइन खींच दी। कहा कि देखो, संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं छू सकती। मतलब जो संविधान की आत्मा है, उसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन्हें नहीं बदला जा सकता। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है ना। संविधान की ताकत का एक छोटा सा लेकिन बड़ा मजेदार उदाहरण देखिए। देश का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 साल। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि संविधान देश के हर बड़े पद को कैसे रेगुलेट करता है। और इस नंबर पर भी गौर कीजिए, 5। जब भी संविधान से जुड़ा कोई बहुत पेचीदा या गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो उस पर सुनवाई के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बैठती है। क्यों? ताकि फैसला बहुत सोच समझकर कई अलग अलग नजरियों से देखकर लिया जाए। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर। हमारी न्याय व्यवस्था के, आप कह सकते हैं, 2 अलग अलग चेहरे हैं या 2 रास्ते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। दोनों का काम अलग है और मकसद भी अलग है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, क्रिमिनल लॉ तब पिक्चर में आता है जब कोई ऐसा काम हो जो पूरे समाज के खिलाफ जुर्म माना जाता है, जैसे हत्या या बलात्कार। यहां सरकार यानी स्टेट केस लड़ती है और मकसद होता है अपराधी को सजा देना। दूसरी तरफ है सिविल लॉ। ये 2 लोगों या पार्टियों के बीच के झगड़े सुलझाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट टूट गया या किसी ने लापरवाही की। यहां मकसद सजा नहीं, बल्कि जिसके साथ गलत हुआ है उसे मुआवजा दिलवाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास संविधान है, 2 तरह के कानून भी हैं, पर असल में जमीन पर यह सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब खेल के नियम क्या हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। एक क्रिमिनल केस की कहानी आमतौर पर कैसे आगे बढ़ती है? सबसे पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत पुलिस में एक एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है। इसके बाद शुरू होती है पुलिस की जांच, जहां वो सेक्शन 161 के तहत गवाहों से पूछताछ करते हैं, सबूत जुटाते हैं। इसी बीच जिस पर आरोप लगा है, उसके पास सेक्शन 438 के तहत अग्रिम जमानत लेने का अधिकार भी होता है। और जब जांच पूरी हो जाती है, तो पुलिस सेक्शन 173 के तहत कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी गार्ड है। वो ये कि पुलिस को दिया गया कोई भी कन्फेशन, कोई भी कबूलनामा कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता। ये नियम इसलिए है ताकि किसी पर भी दबाव डालकर ज़बरदस्ती जुर्म कबूल न करवाया जा सके। ये निष्पक्षता के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी स्तंभ पर। ये वो सिद्धांत हैं जो पूरे कानून और सिस्टम की नींव में हैं। ये वो उसूल हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष भी लगे। पहला सिद्धांत है ऑडी ऑल्टरम पार्टैम। लैटिन शब्द है, पर मतलब बहुत सीधा सा है। दूसरे पक्ष को भी सुनो। इसका मतलब है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले दोनों पार्टियों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, एक तरफा कुछ नहीं। फिर आता है नेमो डिबेट बिस्वेक्सारी।
इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसे डबल जेपर्डी का नियम भी कहते हैं। ये नागरिकों को बचाता है ताकि स्टेट बार बार एक ही मामले में किसी को परेशान ना कर सके। और एक और दिलचस्प सिद्धांत है रेस इप्सा लॉकेटर, मतलब बात खुद ही सब कुछ कह रही है। कभी कभी कोई घटना इस तरह से होती है कि पहली नज़र में ही लापरवाही साफ दिख जाती है, भले ही कोई सीधा सबूत ना हो। ऐसे में कानून कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है। तो हमने ये 4 मजबूत स्तंभ देख लिए, पर एक सवाल मन में आता है। एक सिस्टम जो दशकों पहले बनाया गया था, वो आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में खुद को प्रासंगिक यानी रेलेवेंट कैसे बनाए रखता है? वो कैसे विकसित होता है? और इस सवाल का जवाब है एक बहुत ही पावरफुल टूल, जनहित याचिका यानी PIL। जस्टिस कृष्णा अय्यर जैसे महान लोगों की सोच से ये टूल निकला। ये किसी भी आम नागरिक को ताकत देता है कि वो जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को सीधे कोर्ट तक ले जा सके। हुसैन आरा खातून जैसे ऐतिहासिक केसों ने इसे और मजबूत किया। आज चाहे मानवाधिकार हो, पर्यावरण हो या सरकार को जवाबदेही बनाना हो, PIL एक बहुत बड़ा जरिया है। असल में यही वो इंजन है जो हमारे कानून को हमेशा जिंदा और वक्त के साथ चलने वाला बनाए रखता है।